अभी की पीढ़ी क्या बदलाव लाए? बहुत अच्छा विषय है। अभी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल जो है, इसको बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के साथ आदमी उस सब्जेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जा रहा है कि उसको समय नहीं मिल रहा है अपने आप की तरफ देखने के लिए। यदि आप अपने स्वस्थ नहीं हो तो आप काम भी नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य के लिए तो आपको अपना समय देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक्सरसाइज की बात सब करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ आपके खान पान में जो बैलेंस डाइट की बात है, वर्किंग आवर्स की बात है, और मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे टेक्निकल जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कंपनियों का काम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, उनमें अवसाद की बहुत ही, डिप्रेशन की बहुत ही तादाद बढ़ते जा रही है। और उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा गेम्स, थोड़े फ्रेंड्स, फैमिली के साथ समय बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, उसको भी थोड़ा बहुत, तो इस तरह से अपना समय को डिवाइड करिए। तो हेल्थ के विषय में, कामकाज के टाइमिंग के विषय में, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, ये जब तक आप नहीं लाएंगे अपने जीवन में, तो जैसा कहा जाता था, करत करत अभ्यास किए जड़वत हो सुजान। तो ये जो बात है, ये अब आज की पीढ़ी पे लागू हो रही है। वे जड़ हो गए, घट हो गए। वो लोगों को अपने हेल्थ का, बहुत सारे यंग में, अभी तो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि 40 से 45 की उम्र में कई हार्ट अटैक से, कई डॉक्टर्स मर चुके हैं हार्ट अटैक से। थिएटर में ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन करते हुए भी 45 साल का आदमी मर गया। इस तरह के जो इंसिडेंसेस हम देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रॉबेबली वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली। तो उसकी तरफ भी ख्याल रखें, अपने काम का भी एक प्रमाण रखिए। हार्ड वर्क इज मस्ट, बट हार्डर एंड हार्डर वर्क इज गोइंग टू गिव यू ए बैड थिंग। आज के समाज में ऐसी कौन सी कुरीतियाँ हैं जिनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है? सामाजिक कुरीतियाँ, ये बड़ा पुराना सब्जेक्ट है मेरा। सोशल वर्कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ हमारे पूरे समाज के ऑर्गेनाइजेशंस का। एक ज़माना था कि कोई भी रीति रिवाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता था। वो प्रेशर अब नहीं है। वो प्रेशर इसलिए नहीं है कि अब हम लोग अलग अलग विभागों में, अलग अलग धंधों में, अलग अलग कार्य में लग गए हैं। उस ज़माने में हमारे पास कपड़ा, अनाज, थोड़ा खेती, इस तरह के काम थे। और जब समाज एक तरह से संगठित था, सब मिलना जुलना सब चलता था। अब ये जो अलग अलग ब्रांचेस में जो लोग जाने लग गए, तो उनके जो सर्कल है, वो सर्कल भी बहुत बड़ा हो रहा है। दूसरे समाजों के कुरीतियाँ भी अपने समाज में आने लग गई है। और ख़ास करके मारवाड़ी समाज की यदि मैं बात करूं, राजस्थानी समाज की बात करूं, तो हम लोगों में जो दिखावा बढ़ गया है, इस दिखावे की वजह से एक प्रकार का लोगों में अपने प्रति जो हीन भावना हो जाती है, वो अब उतनी तो दिखती नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें डेफिनेटली जो दिखावा है उसको कम करना चाहिए। रहन सहन का भी, अभी जो रहन सहन यंग जनरेशन में आ गया, बहुत चेंज हो गया है। उसमें भी अति जो जहाँ हो जा रही है, उसको भी कम करना चाहिए और उसको भी नियंत्रित करना चाहिए। वैसे सामाजिक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उस पर इतनी मैं बात करूँगा। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत की जब बात आती है, तो मैंने आपको पहले कहा कि दादी मेरी एक हकीम का काम करती थी। क्वालिफाइड हकीम तो नहीं, उस ज़माने में हकीम का ही काम करती थी। उनके साथ
काम करने का मुझे मौका मिलता था। कुछ जड़ी बूटियाँ लाना, जंगल में जाना, नदी के किनारे जाना, वहाँ से कड़ी चिरायता, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें अब जो मैं भूल गया हूँ, उसको जमा करना। तो वहाँ से मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया था, मैं 6 साल का था। वे उस ज़माने में 1935 में बीए थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे निज़ाम के। तो उनकी इच्छा थी कि मैं पढूं और भगवान की दया से मुझे हर जगह, हर क्लास में अच्छे मार्क्स मिलते रहे। मैंने पहले तेलुगु में मैट्रिकुलेट 7th का सेक्शन लिया, फिर मैंने 7th से मैट्रिक तक मराठी मीडियम में लिया, उसके बाद अंग्रेज़ी मीडियम चला। इस तरह से चेंज होते होते मैं MBBS में, अंग्रेज़ी मीडियम में, और बाद में मैं टीचर का भी काम किया हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहा हूँ और सुपरिटेंडेंट 2-3 हॉस्पिटल का भी रह चुका हूँ। इस तरह से जो, लेकिन इसमें एक ही बात मैं कहूँगा कि हार्ड वर्क, 18 से 19 घंटे 20 घंटे हमने काम किया है। एक ज़माने में डॉक्टर्स की कमी थी, लोगों की बीमारियों को समझने की उतनी क्षमता नहीं थी पुराने डॉक्टरों में। तो नए जो MDs वगैरह जब शुरू ही हुआ था, DM ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था 1963-64 में, जब मैंने MD किया 63 में। तो उस अपॉर्चुनिटी बहुत रही, काम की अपॉर्चुनिटी रही, और उस भगवान की दया से मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था, क्योंकि काम को मैंने अपना जीवन का एक ध्येय समझा, लोगों की सेवा करना। और मैंने पहले ही कहा कि पैसे के लिए कभी भी आदमी को सोचना नहीं चाहिए, और भगवान की दया से मैंने 35 साल चैरिटेबल हॉस्पिटल को फ्री में सर्विसेज दी और अपना कार्यकाल को पूरा किया। अब 9 साल की उम्र में अभी भी मैं काम करता हूँ और बहुत ही मिडिल और लोअर क्लास के मरीजों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। आज के एज ए डॉक्टर, आप आज के डॉक्टर्स जो हो रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? आज के डॉक्टर्स में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। इट हैज़ नाउ बिकम, सेवा का क्षेत्र नहीं रहा है, ये कमर्शियल क्षेत्र बन गया है। ये 1974 में, 1974 में जो नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, उसके बाद बैंक ने डॉक्टरों के लिए लोन देना शुरू किया। मेरे वहाँ से शुरुआत होती है। ये जो अभी जो हम उसको गंदगी भी कह सकते हैं, फैल गई है हमारे प्रोफेशन में, उसका कारण है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। इसमें करोड़ों रुपए का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। एक हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लग जाते हैं, और उतना रिकवरी करने के लिए ऑटोमेटिकली स्टाफ के सैलरीज, ये सब देखते हुए, और जब एक अच्छा डॉक्टर किसी इतने बड़े हॉस्पिटल में जाके बैठे, उसकी इच्छा भी हो सेवा करने की, तो उसके पीछे प्रेशर रहता है कि आपने आज इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखे हैं, आप बगैर इन्वेस्टिगेशन की दवा लिखते हो, ऐसा कैसा चलता है। इस तरह की जो भावना आ गई, क्योंकि कमर्शलाइजेशन का मतलब तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब, जैसा तो मैं बेईमानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिचुएशन हो रहा है, और उसको रोकने की कोशिश सरकार भी कर रही है। और एक ज़माने में, हमारे ज़माने में, जब मैं 1963 की बात कर रहा हूँ, एक भी प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं था हैदराबाद में। उस समय पर आर्टिफिशियल मेमोरियल हॉस्पिटल का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फर्स्ट हॉस्पिटल पूरे आंध्र प्रदेश में हमने शुरू किया था 1969 में। तो वो सेवा की भावना थी। आज चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोई जाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं तो पेशेंट्स को भी कहूँगा कि इनकी भी गलती है, ये भी अक्सर सामझाम के, इसमें बड़े हुए हैं। बड़े दवाखाने में जाना तो आदमी बड़ा डॉक्टर है, अगर मैं छोटे दवाखाने में कहीं बैठूँ तो मेरे को उतनी कीमत नहीं मिलेगी। मैं कम फीस रखूँ तो मेरे को बहुत लोअर इसमें रखेंगे। फिर भी हमारा तो ज़माना गया,
नए डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सेवा भाव से काम करें। ये कमर्शलाइजेशन का इफ़ेक्ट है। और फिर इंश्योरेंस है, इसकी तरफ से कंपनियों की तरफ से जो मिल जाते हैं, ESI होते हुए भी कई प्राइवेट में आ जाते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में उनको फैसिलिटी है इंश्योरेंस या हेल्थ के लिए एक्सपेंडिचर के, उसका भी प्रभाव है कि काफ़ी खर्चीला हो गया है। लेकिन खर्चीला हुआ है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे सुधार आ गए हैं ट्रीटमेंट में। हम एक ज़माने में जब 1947 में हमारे डेथ रेट जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा था। आज उस हिसाब से डेथ रेट बहुत कम हो गया है। मैं फिगर तो अभी कोट नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन बहुत कम हो गया है। और एवरेज एज ऑफ पर्सन was 34 and now it has become 76-78 years। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बहुत सुधर गई है। उसका डेफिनेटली हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का योगदान है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब सुविधाएं वो प्रोवाइड करे। वो टैक्स के साथ इसका भी ध्यान रखे। और मेडिकल का बजट बहुत पूरे स्टेट्स में बहुत कम है। 3-4%, 5% से कुछ नहीं होता। कम से कम 12% का बजट अलॉट करें तो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर सेवाएं मिले तो ये सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुनी साबू जी की बातें, शिक्षा से क्षेत्र से लेके एजुकेशन से फील्ड से लेके अपने लाइफ को कैसे सुधारें, अपने जीवन को कैसे सुधारें, मेडिकल फील्ड में कैसे आप आ सकते हैं, फिर दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे आ सकते हैं, अपने जीवन शैली को कैसे सुधार सकते हैं, ये बातें साबू जी ने कही इस इंटरव्यू में। मैं आशा करती हूँ कि इंटरव्यू आपको प्रेरणा दे, आपको आगे बढ़ने की प्रोत्साहन दे। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।